एक सैनिक दो मालिक, एक बल दो मंत्रालय। 189 साल पुराना देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल आज भी लड़ रहा है अपनी पहचान की लड़ाई। सीमा पर दुश्मन से लड़ते हैं, लेकिन अपने ही देश में उन्हें नहीं मिलते वो अधिकार जो हर सैनिक का हक है। यह है असम राइफल्स का दर्द और यह है ड्यूल कंट्रोल का सच। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत का सबसे पुराना और सम्मानित बल आज दो मंत्रालयों के बीच फंसा हुआ है और इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं हमारे ये जवान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद आपको इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी हो। असम राइफल्स देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 से ये देश की सेवा को कर रहा है, लेकिन आज 2026 में भी यह बल एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जो न सिर्फ इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को प्रभावित कर रही है, बल्कि जवानों के मनोबल को भी तोड़ रही है। ये असम राइफल्स के पूर्व सैनिक के द्वारा बताया गया है। हाल ही में असम राइफल्स पूर्व सैनिक कल्याण संघ, जिसे अरेवा कहा जाता है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को एक चिट्ठी लिखी हुई है। और इस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा है, क्यों अरेवा को यह कदम उठाना पड़ा है और क्या है यह ड्यूल कंट्रोल और क्या है इसका पूरा मामला, आइए जानते हैं और विस्तार से इसे समझते हैं। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि असम राइफल्स है क्या और इसका इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, सन 1835 जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, उस समय असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। कछार लेवी नाम से हुई थी। लगभग 750 पुरुषों के साथ इसका गठन किया गया था। शुरुआत में इसका मुख्य काम हुआ करता था ब्रिटिश चाय बागानों और उनकी बस्तियों को आदिवासी छापों से बचाना। धीरे धीरे इसकी भूमिका बढ़ती चली गई। असम की सीमाओं पर दंडात्मक अभियानों को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे मिली और फिर इसका नाम बदलकर फ्रंटियर फोर्स कर दिया गया। और 1947 में जब देश आजाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली, तब से लेकर आज तक असम राइफल्स ने देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। जहां 1962 में भारत और चाइना के युद्ध में पारंपरिक लड़ाकों की भूमिका इन्होंने निभाई। 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में ऑपरेशन पवन के रूप में, और वर्तमान में उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद का ये मुकाबला कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, वह शांति स्थापना ये कर रहे हैं। जहां 1960 में सिर्फ 17 बटालियन हुआ करती थी, लेकिन आज 2026 में 46 बटालियन ये बन चुकी हैं। यानी असम राइफल्स ने देश की जरूरतों के हिसाब से खुद को बढ़ाया है और मजबूत भी किया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां पर यह है कि जो बल इतना गौरवशाली हो और इतना महत्वपूर्ण हो और उसे आज भी अपनी पहचान के लिए आखिर क्यों लड़ना पड़ रहा है, और इसका जवाब है ड्यूल कंट्रोल। मेरे दोस्तों, ड्यूल कंट्रोल का मतलब होता है इसके दो मालिक हैं, यानी कि असम राइफल्स के ऊपर दो मंत्रालयों का यहाँ पर नियंत्रण है। वो है गृह मंत्रालय, MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, मतलब भर्ती, वेतन, बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करता है। नंबर दूसरा है रक्षा मंत्रालय, MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये करते हैं परिचालन नियंत्रण, यानी कि ऑपरेशनल कंट्रोल करते हैं, मतलब तैनाती करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ऑपरेशनल मुद्दे तय करते हैं। यह नियंत्रण भारतीय सेना के माध्यम से हुआ करते हैं। आखिर यह कैसे हुआ? क्योंकि 1965 से पहले असम राइफल्स विदेश मंत्रालय के अधीन हुआ करती थी, यानी कि MA के पास। लेकिन 1962 के भारत और चाइना के युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। वो हुआ प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया गया और परिचालन नियंत्रण वो भारतीय सेना के पास रह गया। लेकिन अब समस्या आखिर क्या है? जरा अब सोचिए,
एक ही बल पर दो अलग अलग मंत्रालयों का नियंत्रण है। यह ऐसा है दोस्तों कि इसे समझिए एक कंपनी के दो सीईओ हो, वह एक कार के दो ड्राइवर हो या एक परिवार के दो मुखिया हो। आखिर नतीजा क्या होगा इससे? वो होगा भ्रम का, विरोधाभास का और सबसे खतरनाक ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, ऑपरेशनल क्षमताओं पर इसका असर होगा। जहां अरेवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सूबेदार मेजर CR आर्य हैं, वे कहते हैं कि ड्यूल कंट्रोल से यहां पर निश्चित रूप से ऑपरेशनल क्षमताओं, उनकी कैपेबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। हम सेना के समान ही भूमिका को यहां पर निभा रहे हैं, लेकिन हम रक्षा कर्मियों के लाभों से यहां पर वंचित हो रहे हैं, जिससे कर्मियों का मनोबल यहां पर प्रभावित हो रहा है। मेरे दोस्तों, यह सिर्फ यहां पर प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अब आइए बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे ज्यादा यहां पर दिल दहला देने वाला है। और सूबेदार मेजर आर्य ये बताते हैं कि असम राइफल्स और साथ में भारतीय सेना में सेवानिवृत्त सूबेदार की पेंशन में लगभग 10 से लेकर 15,000 रुपए का डिफरेंस है। इतना अंतर है, पेंशन में भारी अंतर है। ये कहते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन में भी अंतर है और अन्य लाभ जो मिलते हैं उसमें भेदभाव है। जैसे कि असम राइफल्स के जवानों को वे भत्ते नहीं मिला करते हैं जो यहाँ पर सेना के जवानों को मिला करते हैं। शैक्षणिक सुविधाओं में भी यहाँ पर बड़ा अंतर बताया जा रहा है, रहन सहन में अंतर बताया जा रहा है, चिकित्सा सुविधाओं में फर्क बताया जा रहा है, विभागीय पदोन्नति की यहां पर बात हो रही है। जहां अन्य अर्धसैनिक बलों में 3 साल की सेवा के बाद अधिकारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि असम राइफल्स के अंतर्गत 13 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। मेरे दोस्तों, यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानों की जिंदगियां हैं। दोस्तों, सोचिए उस जवान के बारे में और सोचिए उस परिवार के बारे में जिसके घर का जवान महीनों सीमा पर रहा करता है, जो रोज सीमा पर जान की बाजी को लगाता है, परिवार से दूर महीनों रहता है, देश के लिए वही कुर्बानी को देता है जो सेना का जवान देता है, जो हर दिन अपनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परिवारों का दर्द है। लेकिन मेरे दोस्तों, उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती है जो सेना के परिवारों को मिला करती हैं। लेकिन उसे वो सम्मान नहीं, वो लाभ नहीं, वो अधिकार नहीं जो उसका हक है। आखिर यह कैसा न्याय है? अब सवाल यहां पर यह उठता है कि यह समस्या आखिर हल क्यों नहीं हो पा रही है, आखिर अटकाव कहां पर है? और अरेवा के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, क्या एक असम राइफल्स जवान के बच्चे को वही शैक्षणिक सुविधा नहीं मिला करती, वही स्कॉलरशिप नहीं मिला करती, वही अवसर आखिर नहीं मिला करते? आखिर क्यों? क्योंकि उसके पिता का नियंत्रण यहाँ पर दो मंत्रालयों के बीच बटा हुआ है, दो मंत्रालयों के बीच बट चुका है। और रिटायरमेंट के बाद 10 से लेकर 15,000 रुपए कम पेंशन मिलती है। वे सुविधाएं नहीं जो सेना के रिटायर्ड जवानों को मिला करती हैं। सम्मान में कमी है, यह न्याय नहीं है दोस्तों। लेकिन आखिर कब तक? जहां कारगिल युद्ध के बाद मंत्रियों के समूह GOM ने 2001 में एक सिफारिश को किया। वो क्या था? वो था असम राइफल्स को गृह मंत्रालय के पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए, जहां तर्क ये दिया गया था कि बल को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए यह जरूरी है वह असम राइफल्स के महानिदेशक का चयन यहां पर गृह मंत्रालय करे और वे सीधे गृह मंत्रालय को सीधे रिपोर्ट करें। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस विचार का कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनकी चिंताएं ये थी कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में बल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह भारतीय सेना के साथ ये ऐतिहासिक संबंध बताया गया और ऑपरेशनल तालमेल का सवाल बताया गया। लेकिन गृह मंत्रालय ने 2018 में एक और बड़े कदम को उठाया। वो क्या था? वो था असम राइफल्स को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ विलय कर दिया जाए। लेकिन सेना ने इसे भी सीधे खारिज कर दिया। जहां प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में स्थिति यहां पर यह है कि दोस्तों, अरेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष B तुलसी नायर ये कहा करते हैं कि भारतीय सेना
अपने परिचालन नियंत्रण से असम राइफल्स को अलग ही नहीं कर सकती है और न ही यहां पर वो भविष्य में करेगी। और साथ में दूसरी तरफ गृह मंत्रालय इसके प्रशासनिक नियंत्रण को छोड़ने के लिए यहां पर अड़ा हुआ है और गृह मंत्रालय ने बल के परिचालन नियंत्रण को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया हुआ है। इसका रक्षा मंत्रालय ने एक से अधिक बार यहां पर विरोध भी किया है और नतीजतन एक डेडलॉक, एक गतिरोध, दोनों मंत्रालय अपनी अपनी जिद पर यहां पर अड़े हुए हैं और बीच में यहां पर फंसे हुए हैं हमारे ये जवान, जिन्हें न तो पूरे सैनिक के लाभ मिल पा रहे हैं न ही पूरे अर्धसैनिक बलों के लाभ मिल पा रहे हैं। आखिर यह कितनी बड़ी त्रासदी है। जब मंत्रालय आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए तब एरेवा ने, AREW ने, ये असम राइफल्स का पूर्व सैनिक संगठन है, उन्होंने एक बड़े कदम को उठाया है। सीधे PM और NSA को पत्र लिखा है। अरेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष V तुलसी नायर रिटायर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को पत्र लिखा हुआ है। आखिर पत्र में ऐसा क्या लिखा है? नायर ये लिखते हैं उनको कि PM मोदी जी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए यहां पर देश को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी ने 2014 से प्रधानमंत्री जी को बेहतरीन तरीके से काम करने में सहायता की हुई है और हम देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल के दिग्गजों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप दोनों पर यह विश्वास जताते हैं कि आप उचित समय के भीतर यहां पर असम राइफल्स के दोहरे नियंत्रण यानी कि ड्यूल कंट्रोल मुद्दे को हल करेंगे। नायर जोर देकर यह कहते हैं कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NSCS को संदर्भित करने में अब और देरी यहां पर नहीं होनी चाहिए। और अरेवा की मांग पत्र में यह भी स्पष्ट मांग की गई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO इस मामले को NSCS को सौंपे, वह NSCS इसे गंभीरता से ले, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से रिपोर्ट को मांगे, एक विशेष प्रकोष्ठ का यहां पर गठन करे और जल्द ही समाधान करें। वो भी यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के हित में करें, चर्चा करें, निर्णय और समाधान के लिए करें। यहां नायर का यह भी तर्क है कि अगर वर्तमान परिदृश्य को जारी रहने दिया गया तो दोनों मंत्रालयों के बीच रस्साकशी बिना किसी स्वीकार्य समाधान के जारी होगी। इसलिए यह मामला NSCS द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए और यहां पर विवेकपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ अपील नहीं है, यह एक पुकार है कि 189 साल पुराने बल की पुकार है। अरेवा ने सिर्फ चिट्ठी को नहीं लिखा है, वे कानूनी लड़ाई भी यहां पर लड़ रहे हैं। जैसा कि 2017 में अरेवा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और मांग ये की गई थी कि असम राइफल्स को सेना के पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए, वह दोहरे नियंत्रण को यहां पर समाप्त किया यानी कि ड्यूल कंट्रोल को एंड किया जाए। लेकिन 2017 से 2024 तक 7 साल हो गए हैं। 7 साल से चल रही यह कानूनी लड़ाई के साथ अरेवा को लगता है कि यहां पर NSCS के लिए हस्तक्षेप करना और इस मुद्दे को हल करना बहुत ही जरूरी है। जहां अभी हाल ही में 10 मार्च को सुनवाई हुई, दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को फिर से सुनवाई को तय किया और साथ में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को अगले 4 सप्ताह में यहां पर जवाब देने को कहा। दोस्तों, अब यहां पर यह देखना होगा कि क्या दोनों मंत्रालय कोर्ट को संतोषजनक जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह है कि इस समस्या का समाधान आखिर क्या हो सकता है। हम देखते हैं कि विकल्प नंबर 1 को समझते हैं, पूर्ण रूप से रक्षा मंत्रालय के अधीन। अब और फायदे होंगे कि जवानों को सेना जैसे लाभ मिल पाएंगे और ऑपरेशनल तालमेल यहां पर बेहतर होगा, वह सेना के साथ यहां पर ऐतिहासिक संबंध यहां पर स्ट्रांग रहेंगे और मजबूत रहेंगे। लेकिन साथ में नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था के मामलों में तालमेल में चुनौती हो सकती है, वह गृह मंत्रालय की चिंताएं हो सकती है। विकल्प नंबर 2 देखते हैं, पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के अधीन हो
तो फायदे होंगे। वो क्या हो सकते हैं? एकल नियंत्रण से स्पष्टता होगी, वह कानून व्यवस्था मामलों में बेहतर समन्वय होगा, लेकिन यहाँ पर नुकसान भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? सेना के साथ ऑपरेशनल तालमेल में सवाल उठ सकते हैं, वह जवानों को सैन्य लाभ भी नहीं मिल सकते हैं। विकल्प नंबर 3 भी समझ लेते हैं। सुधारित ड्यूल कंट्रोल देखते हैं, यानी कि हम मध्यम मार्ग को ढूंढ लेते हैं। दोनों मंत्रालयों के बीच स्पष्ट विभाजन, वह जवानों को सेना जैसे लाभ की गारंटी दी जानी चाहिए और एक समन्वय तंत्र जो यहां पर प्रभावी हो। अरेवा की मांग यहां पर साफ है कि असम राइफल्स को सेना के पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए और तर्क यहां पर यह दिया जा रहा है कि यह मूल रूप से एक सैन्य बल ही है, वह सेना जैसे ही कर्तव्य को निभाया करता है और सेना के साथ काम को किया करता है। आखिर सबसे जरूरी यहां पर क्या है दोस्तों? चाहे कोई भी यहां पर समाधान हो, सबसे जरूरी यहां पर यह है कि जवानों के अधिकार यहां पर सुनिश्चित हो और ऑपरेशनल क्षमता बिल्कुल भी यहां पर प्रभावित ना हो और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है यहां पर सर्वोपरि हमेशा रहे। यह सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं है, यह न्याय का सवाल है। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ जवानों के लाभों तक सीमित नहीं है, यह यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जहां उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्य हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 7 में हैं और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां अलग से हैं यहाँ पर। और असम राइफल से यहाँ पर उग्रवाद का मुकाबला किया करता है और कानून व्यवस्था बनाए रखता है, वह सीमा सुरक्षा को दिया करता है और साथ में स्थानीय विकास में मदद को भी ये क्या करते हैं। साथ में यहाँ पर भारत और चाइना की सीमा पर असम राइफल्स की महत्वपूर्ण तैनाती हुआ करती है। 1962 के युद्ध के बाद से ये सक्रिय भूमिका को निभा रहे हैं और वर्तमान तनाव के दौर में और भी जरूरी है। लेकिन जब जवानों का मनोबल यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज यहाँ पर प्रभावित हुआ करती है और यहाँ पर प्रतिक्रिया समय बढ़ जाती है और समन्वय में यहाँ पर दिक्कतें आया करती हैं। मत भूलो मेरे दोस्तों, दुनिया में सफल मॉडल वही है जहां पर एकल नियंत्रण है और स्पष्ट कमांड का स्ट्रक्चर है और जवानों के अधिकार हमेशा सुरक्षित हैं। और भारत में ड्यूल कंट्रोल एक यहाँ पर अनोखी समस्या है जो हमने खुद यहाँ पर बना रखी है, जो हमारी अपनी बनाई हुई है और हम इसे हल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या तत्काल कदम उठाया जाएगा या एनएससीएस का यहाँ पर हस्तक्षेप होगा? क्या अरेवा की मांग यहाँ पर जायज है? और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को इस मामले को हाथ में लेना चाहिए? उसके द्वारा क्या यहाँ पर विशेष प्रकोष्ठ यहाँ पर बनाया जाना चाहिए, यहाँ पर जिसमें दोनों मंत्रालयों से यहाँ पर रिपोर्ट हो, वह यहाँ पर तटस्थ यहाँ पर विश्लेषण हो और समयबद्ध समाधान हो। दोस्तों, यहाँ पर चाहे कोई भी नियंत्रण हो, लेकिन सबसे पहले जवानों को उनके हक दिलाए जाने चाहिए। पेंशन सही मिलनी चाहिए, कैजुअलिटी मिलना चाहिए, कैजुअलिटी का लाभ मिलना चाहिए, शैक्षणिक सुविधाएं इत्यादि मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि ये एक दीर्घकालिक समाधान भी हो सकता है मेरे दोस्तों, जिसमें सेना के पूर्ण नियंत्रण हो और इससे यहाँ पर स्पष्ट कमांड होगा, वह पूरे सैन्य लाभ मिला करेंगे और यहाँ पर बेहतर ऑपरेशनल तालमेल भी बैठा करेगा। और अगर सुधारित संरचना अगर हो जाए तो मेरा मतलब यहां पर है कि यदि ड्यूल कंट्रोल को जारी ही रखना है तो यहां पर स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए, वह जवानों के लाभों को हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए और एक बेहतर समन्वय तंत्र को बनाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि समय सीमा तय करनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा यहां पर 2001 से चला आ रहा है, लगभग 23 साल हो चुके हैं। वह 2017 से ये लोग कोर्ट में हैं और 7 साल हो गए हैं। आखिर कब तक ये लोग इंतजार करेंगे? दोस्तों, इसके लिए यहां पर अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो समाधान कठिन नहीं होता है। जरूरत हो तो सिर्फ यहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होनी चाहिए। वह यहां पर हमारे पास निर्णय लेने की साहस होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए और जवानों के प्रति सम्मान की बात होनी चाहिए। फिलहाल अरेवा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ऐसे डोभाल जी पर यहां पर भरोसा तो जता लिया है। अब देखना यह है कि क्या यह भरोसा क्या सही साबित होता है या नहीं होता है। दोस्तों, यह सिर्फ सरकार या मंत्रालयों का मामला तो बिल्कुल भी नहीं है, हम सबकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी असम राइफल्स का अगर जवान मिलता है
वो मिलते हैं तो उनका हमेशा सम्मान करें, उनकी सेवा को पहचानें और उनके परिवारों का ध्यान रखें। याद रखें मेरे दोस्तों, असम राइफल से 189 साल से देश की सेवा को किया जा रहा है और हर मोर्चे पर वो खड़ा रहा है। आज भी सीमा पर हमारी रक्षा को किया जा रहा है, उनके लिए आवाज उठाना हमारा भी यहाँ पर कर्तव्य बनता है। तो मेरे दोस्तों, यह था असम राइफल्स के ड्यूल कंट्रोल का पूरा मामला। फिर भी कुछ यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या हम अपने जवानों के साथ क्या न्याय को करेंगे? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को यहाँ पर प्राथमिकता मिल जाएगी? क्या दोनों मंत्रालय यहां पर अहंकार को छोड़कर कोई समाधान को खोजेंगे? दोस्तों, यह सिर्फ यहां पर एक व्यक्ति की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं है, यह 46 बटालियन के हजारों जवानों और पूर्व सैनिकों की आवाज है, असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों की। यह उन परिवारों की आवाज है जो रोज अपनों के लौटने का इंतजार किया करते हैं। यह न्याय की मांग है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह मुद्दा और भी लोगों तक पहुंचे तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इसे लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, आपकी आवाज पहुंच पाए, असम राइफल के पूर्व सैनिकों की आवाज पहुंच पाए। फेसबुक में इसे शेयर करें, हैशटैग असम राइफल्स, हैशटैग ड्यूल कंट्रोल, हैशटैग जवान का हक, हैशटैग के साथ वीडियो को रीशेयर करें। ट्विटर पर इसे ट्वीट करें, लिंक को ट्वीट करें और कमेंट में लिखें कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचा करते हैं। कमेंट में अपनी राय को जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और मुद्दों के लिए याद रखें, जब तक हमारे जवान सीमा पर खड़े हैं हम सुरक्षित सो सकते हैं। उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हूं आपका दोस्त हीरा परिहार। मिलते हैं अगली और अन्य वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात को करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय असम राइफल्स, भारत माता की जय।